बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है और मैं हूं आपकी मेज़बान फरजाना सिद्दीक। नाजरीन, आपको बताएं नौशहरा के मुख्तलिफ मकामात पर मुनज़्ज़म माफिया की जानिब से गैर कानूनी तौर पर सोने के ज़र्रात निकाले जा रहे हैं, जिससे सूबाई हुकूमत को अरबों रुपए के खसारे का सामना करना पड़ रहा है। मुतल्लिका इदारों की जानिब से कार्रवाई हुई या नहीं, कितना माली नुकसान हो चुका है और माफिया को किसकी पुष्ट पनाही हासिल है, ये बताने के लिए हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ पेशावर मुमताज़ बंगिश ने। जबकि टैक्स चोरी के हवाले से भी हम आपको आगाह करेंगे कि टैक्स चोरी एक संगीन जुर्म है और एक टैक्स चोर कौमी मुजरिम की हैसियत रखता है। जबकि आपको ये भी बताएं कि खित्ते के मुल्कों में पाकिस्तान की टैक्स वसूली सबसे कम है। टैक्स चोरों को पकड़ने और टैक्स नेट में लाने के लिए हुकूमत की जानिब से एक नया ऑर्डिनेंस तैयार किया जा रहा है। इस पर बात करने के लिए इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन किया है रियाजुल हक ने। बात करेंगे हम नौशहरा की। तो नौशहरा के इलाके निजामपुर से बड़े पैमाने पर सोना निकालने का गैर कानूनी कारोबार जारी है। लोगों ने करोड़ों रुपए की भारी मशीनरी काम पर लगा दी है। लाखों रुपए माहाना पर बड़े एक्सक्यूएटर्स काम में मसरूफ हैं। सरमायाकार करोड़ों रुपए की भारी मशीनरी खरीदकर निस्फ मुनाफे पर ठेकेदारों को दे देते हैं। सोना दरियाए सिंध के पानी से निकाल दिया जाता है और छान कर मुकामी मार्केट में उसे फरोख्त कर दिया जाता है। कुछ इलाकों में मुकामी लोग अपने तौर पर भी मामूली सतह पर सोना निकाल रहे हैं। हुकूमत अरबों रुपए के मुनाफे से मुसलसल महरूम हो रही है। इस बारे में हमारे पेशावर के ब्यूरो चीफ मुमताज बंगिश ने काफी कहा है, उनसे इस बारे में जान लेते हैं। जी मुमताज, ये बताइएगा कि नौशहरा के कई इलाकों में ये कारोबार जारी है, किन इलाकों में ये कारोबार होता है और इसका तरीकाकार क्या है? शुक्रिया फरजाना। दरअसल जो मादनियात का जब हम खैबर पख्तूनख्वा का जिक्र करते हैं तो यहाँ पे कोई ऐसा इलाका नहीं है कि जहाँ पे किसी न किस किस्म के मादनियात ना हो, और नौशहरा वो इलाका है कि जहाँ पे सोना पाया जाता है। और ये अब से कोई नई बात नहीं, काफ़ी अरसे से यहाँ पे काम हुआ है। बल्कि 2016 में एक इस सिलसिले में एक तहकीक भी हुई थी जिसमें ये साबित हुआ था कि नौशहरा के कई इलाकों में जो सोना है वो काफ़ी वाफर मकदार में मौजूद है। इसमें निज़ामपुर का एक इलाका है, ये तहसील जहांगीरा है, उसका एक इलाका है। उसमें तो जहाँ जहाँ से दरियाए मौजूद है वहाँ आसपास के तमाम इलाकों में सोना जो है वाफर मकदार में मौजूद है। और इसके अलावा भी अटक के रास्ते सवाबी के कोन पार्क के इलाके में भी ये सोना मौजूद है। और लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये है कि हुकूमत की जानिब से कोई ऐसी संजीदा कोशिश नहीं की गई कि इस सोने को सरकारी सतह पर निकाले और इसका फ़ायदा आम लोगों की बजाय हुकूमत को पहुंचे। जब हुकूमत को फ़ायदा पहुंचेगा तो जाहिर है इसका फ़ायदा आवाम ही को पहुंचेगा। लेकिन अभी जो फ़ायदा पहुंच रहा है वो सिर्फ एक मुट्ठी भर के चंद लोग हैं, उनको ये फ़ायदा पहुंच रहा है। निज़ामपुर में जो इलाके हैं वहाँ पे दरियाए सिंध के आसपास, वहाँ पे लोगों ने गैर कानूनी तौर पर ये सोना निकालने पर काम शुरू किया है और काफ़ी अरसे से ये काम हो रहा है। बड़े बड़े एक्सकेवेटर मुख्तलिफ जगहों पर लगाए गए हैं। छोटे एक्सकेवेटर्स भी हैं। छोटे एक्सकेवेटर्स 4 लाख रुपए माहाना पे किराए पर लेकर वहाँ पे काम कर रहे हैं। लेकिन जो छोटे एक्सकेवेटर्स हैं वो जो लोग उससे वो काम ले रहे हैं वो छोटे पैमाने पे हैं। जो बड़े एक्सकेवेटर्स हैं वो उनकी काफ़ी बड़ी तादाद है और वो 18 लाख माहाना किराए पे हासिल करके वहाँ से जो बजरी और रेत निकाल के फिर उसमें से सोना निकालते हैं। तो ये जो बड़े माफिया के लोग हैं, जो बड़ी सतह पे ये जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, तो वो इससे वो काम ले रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, अक्सर लोग तो बड़े अफसोस की बात है, क्या हुकूमत इतनी लाइल्म है कि उन्हें पता ही नहीं है कि मुल्क में क्या चल रहा है और कहां से उन्हें फायदा हो सकता है? अब तक तो हुकूमत की इल्म में ये बात थी ही नहीं। पिछले साल इस तरह की कार्रवाई हुई थी, उसमें कोई 858 मुकदमात दर्ज की गए थे और 825 अफराद को गिरफ्तार किया गया था। और लेकिन जो अजीब गरीब बात है वो ये है कि गिरफ्तार होने वालों से सिर्फ 70 लाख रुपए उनको जुर्माना किया गया और उनकी जमानतें हो गई है। अब अगर कोई एक शख्स करोड़ों रुपए कमाता है तो जो 825 लोग थे उनसे मिलकर 70 लाख रुपए जुर्माना वसूल किया जाता है, तो वो तो कहेंगे कि भाई आए हमें गिरफ्तार कर लें, हमें जुर्माना कर दे ताकि दोबारा हम ये कारोबार शुरू कर लें और रोजाना के हिसाब से लाखों कमाएं। ये 70 लाख तो वहां एक मामूली सी बात समझी जाती है। वहां पे जो भी कारोबार करता है वहां दिनों के हिसाब से लाखों रुपए की आमदनी की जाती है, क्योंकि जब एक शख्स
5-6 एक्सकेवेटर लगाता है और हर एक्सकेवेटर को सिर्फ 18 लाख रुपए माहाना उसका किराया देता है। तो आप अंदाजा लगाएं, हर एक एक्सकेवेटर के साथ तकरीबन 10 से 15 जो लेबर्स होते हैं वो काम करते हैं। इसके अलावा छोटी मशीनरी काम करती है। तो जाहिर है उनके अखराजात इतने हैं कि उससे डबल और ट्रिपल उसको मुनाफा मिलता है। हुकूमत का मसला ये है कि ये महकमा मादनियात खैबर पख्तूनख्वा में ज्यादा मौसर उसकी कारकर्दगी नहीं रही। दीगर मादनियात में भी वहां पे कोई अच्छी कारकर्दगी उनकी नहीं रही है। जहां जहां पे दीगर मादनियात पाए जाते हैं वहां हर जगह मसाइल हैं और हुकूमत के पास जो उसका मुनाफा आ रहा है वो ना होने के बराबर है। नौशहरा भी इसकी मिसाल है। नौशहरा में मसला ये है कि अब वो लोग ये बहाना भी कर रहे हैं और इसमें कुछ किसी हद तक हकीकत भी है कि वहां पे एक माफिया इन्वॉल्व है। वो बड़े असर रसूख वाले लोग हैं। जिले इंतजामिया भी अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करती है तो उनकी जो मशीनरी है वो जब्त की जाती है और उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन अगले रोज उनकी जमानत हो जाती है। अगले रोज फिर वो उसी तरह उसी कारोबार में मसरूफ गैर कानूनी तौर पर ये कारोबार किया जा रहा है। तरीकाकार क्या है उनका कि गैर कानूनी तौर पर किस तरह से ये लोग इस कारोबार में मुलविस होते हैं? उनकी पार्टिसिपेशन क्या होती है? असल में होता यह है कि ये लोग जो है दरिया के अंदर से एक्सकेवेटर के जरिए बजरी और रेत निकालते हैं और उसको एक साइड पे रख के फिर मजदूरों की मदद से उसको छानते हैं। बाकायदा छान के बाद एक उनका बनाया गया एक कारपेट है, उसमें वो सोने की वो जो छोटे छोटे ज़रात हैं उसमें फंस जाते हैं, वो उसे इकट्ठा करते हैं और एट द एंड ऑफ द डे वो सारा इकट्ठा करके लोकल मार्केट में उसको फरोख्त कर लेते हैं। जो बड़े लोग हैं, जो बड़े लेवल पे काम करते हैं, वो तो बहुत बड़े दाम पे सोना फरोख्त कर लेते हैं क्योंकि ये असली सोना है, इसमें मिलावट की कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो आम लोग हैं, जो छोटे लेवल पे काम करते हैं, वो मकामी ताजरों के हाथ तो मतलब मुंह मांगी ऐसी मतलब जो जिस पे वो खरीदें उसी कीमत पे वो खरीद लेते हैं और वो 1500 तकरीबन 2000 तक माहाना एक एक बंदा जो है वो कमा लेता है और इसको एक बाकायदा तौर पे कारोबार की शक्ल दी है। लेकिन जो बड़े माफिया जो इसमें इन्वॉल्व है वो तो चूंकि बड़े लेवल पे है तो वो तो करोड़ों रुपए से कमा रहे हैं। तो ये किसी एक खास इलाके में नहीं बल्कि दरिया सिंध के आसपास जितने भी इलाके हैं नौशहरा में निजारपुर अटक से लेकर निजारपुर तक और निजामपुर तक और फिर कुंड पार के करीब जो अटक का जो इलाका है जो पंजाब की बाउंड्रीज में आता है वहां पे तो इससे भी ज्यादा ये कारोबार जोर शोर से जारी है और वहां पे तो कोई रोक टोक नहीं है। और लोग जो है अक्सर जब यहाँ पे भी कोई चापा पड़ता है तो वो कश्तियों के जरिए अटक की तरफ भाग जाते हैं और वहां पे फिर जाहिर है चूंकि सूबाई हुकूमत की जो हदूद है वो खत्म हो जाते हैं तो वहां पे उनको कोई कुछ नहीं कह सकता, वो पंजाब की हुकूमत हदूद में दाखिल हो जाते हैं। तो इसी तरह से ये सिलसिला जारी है और न सिर्फ ये कि हुकूमत की। तो इस हवाले से अब तक कितनी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और क्या उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई हैं? जैसा कि मैंने बताया 858 मुकामात ऐसे हैं कि जहां पे कार्रवाई हुई और वहां पे FIR भी दर्ज हुई और उसमें 825 अफराद को गिरफ्तार भी किया गया। लेकिन गिरफ्तारी चूंकि उनकी जो मुकदमात हैं वो इतने कमजोर होते हैं कि अगले रोज उनकी जमानत हो जाती है और फिर उनकी जिम्मे कोई इस तरह का नहीं होता। अगर कोई महकमा मादनियात वाले या अदालतों से अगर उनको कोई जुर्माना भी होता है तो बहुत थोड़ा होता है, चूंकि वो करोड़ों कमा रहे होते हैं तो इसलिए थोड़ा जो लाखों में जो जुर्माना होता है वो आसानी वो दे देते हैं और अगले रोज वो फिर वहीं पे मौजूद होते हैं। चूंकि उनकी भारी मशीनरी होती है, अक्सर जो मशीनरी होती है वो अगर वो जब्त भी कर लेते हैं तो ये मजीद मशीनरी ले आते हैं क्योंकि इसमें मुनाफा इतना है कि इस मशीनरी की उसके सामने कोई कीमत ही नहीं है। यानी कि वो आराम से वो दोबारा वो तमाम मशीनरी दोबारा से परचेज कर सकते हैं और दोबारा से वो काम शुरू कर सकते हैं। जी बिल्कुल, बल्कि इसमें ये भी है कि ये नहीं है कि किसी एक खास इलाके में अगर एक एक्सकेवेशन हो गई, अगर उन्होंने कोई बजरी और रेत निकाल के उससे सोना निकाल लिया तो वो इलाका खत्म हो गया। चूंकि दरिया मुसलसल बह रहा है तो इसलिए अपने साथ ये जो सोने के ज़रात है ये इसके तय में जमा होते जाते हैं, तो वो सोने के जो ज़खायर है वो खत्म होने वाली नहीं है, वो मुसलसल आ रहे हैं और मुसलसल ये लोगों का कारोबार है। बल्कि ऐसा भी हुआ है कि अभी सिर्फ एक चंद ब्लॉक 4 ब्लॉक्स जो हैं
वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से लीज पर दिए गए हैं। उस ब्लॉक्स के जो मालिकान हैं वो फिर ठेके देते हैं उन लोगों को कि जो लोग लीगली अथोराइज नहीं है, बल्कि वो मजीद उनसे पैसे लेके उनको कह देते हैं कि चूंकि उनके पास जो इलाका उनको दिया गया है वो काफी ज्यादा है और उनकी पहुंच इस सारे इलाके तक नहीं है, इसलिए वो एक खास इलाका उनको अलॉट कर देते हैं गैर कानूनी तौर पर, और वो फिर उसी इलाके में लगे रहते हैं और अपने लिए जितना भी वो सोना निकालते हैं वो अपने लिए वो कर देते हैं। और जो ठेकेदार होता है जिसको पहले से वो लीज हुकूमत की जानिब से मिली होती है वो उनको बाकायदा तौर पर गैर कानूनी तौर पर पेमेंट करते हैं। से वाकिफ हैं कि यहाँ पर वाफिर मिकदार में जो है वो सोना मौजूद है, तो कितने अरसे से ये काम किया जा रहा है? ये असल में जो एक तहकीक की मैंने बात की 2016 में पेशावर यूनिवर्सिटी की जियोलॉजी डिपार्टमेंट के एक प्रोफेसर ने एक सर्वे किया था और उसमें ये कहा था कि जो दरिया के आसपास जो 3 मीटर की गहराई पर भी जगह है वहां पे भी सोना मौजूद है, लेकिन वहां इसकी मिकदार इंतहाई कम है। इसका मतलब है कि जो मकामी लोग हैं वो तो किनारे से बगैर किसी बड़ी मशीनरी की भी इकट्ठा कर लेते हैं, वो तो बेल्चों की मदद से रेत और बजरी निकाल लेते हैं और उससे थोड़ा सा सोना अगर वो इकट्ठा भी कर लें तो कम से कम हर बंदा जो है रोजाना 2,000-2,500 रुपए तक कमा लेते हैं और वो आसानी से उनका कारोबार जारी है। लेकिन इस तहकीक में जो मजीद ये बात बताई गई उसमें यह है कि तह के अंदर खुसूसन ऐसी जगहों पे कि जहां पे ये जो माफिया है वो बंद बांध कर जो पानी की धारे को काटते हैं और या फिर इस एक जगह से पानी को रोक लेते हैं, वहां पे जो ये जखायर हैं जो सोने के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो ज़रात होते हैं वो बहुत ज्यादा बड़ी मिकदार में जमा हो जाते हैं। कितना इलाका होगा जहां पर ये सोने के ज़खायर मौजूद हैं और लोगों को इस चीज का इल्म है, लेकिन वो हुकूमत की जानिब से किसी सरमायाकार को यहां पर आने नहीं देते हैं? ब्लॉक्स जो हैं टोटल तो 17 हैं, लेकिन ये सिर्फ नौशहरा का इलाका नहीं है। जहांगीरा जो कि उसका आधा हिस्सा सवाबी में भी वाक़या है, वहां पे कुंड पार के करीब अटक के उस पार भी यानी पंजाब की तरफ भी ये सोना मौजूद है, जबकि इस जानिब नौशहरा की जानिब जो दरिया सिंध का इलाका है वहां पे भी काफी मिकदार में ये सोना मौजूद है और इसमें 17 ब्लॉक्स डिफाइन किए गए हैं कि यहाँ पे सोना मौजूद है। बाकायदा तौर पे इसकी सरकारी सतह पे तस्दीक भी हुई है, लेकिन इस पे 4 ऐसे ब्लॉक्स हैं कि जिसका है कि यहाँ पर बहुत बड़े ज़खायर मौजूद हैं। हुकूमत को कितना इल्म है, क्योंकि हुकूमत तो कुछ कर नहीं रही। बिल्कुल हुकूमत ही की जानिब से कहा गया है कि 17 ब्लॉक्स है जिसपे ये सोना मौजूद है और बाकायदा तौर पे 4 जब इन्होंने इसके ऑप्शन के लिए इसका इश्तिहार दिया तो 4 ब्लॉक्स ही लीज पे जा सके, मतलब दीगर जो ब्लॉक्स हैं वो अभी तक लीज पे नहीं दी जा सके, उस पर अभी भी मसाइल का सामना है और हुकूमत जो है ताहाल उसका हल ढूंढने में नाकाम रही है। जो 4 लीजेस हैं उससे भी अरबों रुपए आ रहे हैं और हुकूमत का अपना कहना यह है, जो मामले खसूस हैं एंटी करप्शन के ब्रिगेडियर मुसद्दिक अब्बासी, उनका कहना यह है कि अगर ये सारे 17 ब्लॉक्स जो हैं वो लीज पर चले गए और बाकायदा तौर पर उस पर कोई रोड़े नहीं अटकाए गए तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को सिर्फ इससे अरबों रुपए का मुनाफा हासिल हो सकता है और ये इस पे कोई साल नहीं लगेंगे, बल्कि ये बाकायदा तौर पे ये जारी कारोबार है और इससे उसी वक्त मुनाफा आना शुरू हो जाएगा। लीज जिस दिन भी दे देते हैं हुकूमत को उसकी अदायगी की जाती है और बाकायदा तौर पे उसका मुनाफा शुरू होता है। तो बाकी मदनियात की जगह जो सोने के ये जो ज़खायर हैं इससे इस्तेफादा करना हुकूमत के लिए कोई मुश्किल नहीं है। हुकूमत को कोई इजाफी उस पर खर्चने की जरूरत नहीं है, किसी किस्म के अखराजात की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कितनी मुश्किलात पैदा कर रहे हैं कि हुकूमत को वहां से सोने के ज़खायर निकालने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। फरजाना मसला ये है कि वहां की जो मकामी आबादी है वो इंतहाई गरीब है। ये वो लोग हैं जो 2,000-1,500 रुपए यौमिया के खातिर ये कारोबार जारी रखते हैं, उनको रोकना कोई मुश्किल काम नहीं है। उन्हें इसी मुआवजे पे लेबर के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है और वहां पे लेबर की काफी ज्यादा जरूरत है। पूरे इलाके की आबादी को लेबर के तौर पे इसी काम पे लगाया जा सकता है और यही मुआवजा जो वो थोड़ा थोड़ा करके वो कमा रहे हैं वो इसी मजदूरी से भी वो कमा सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि हुकूमत को ये इंश्योर कराना है कि जो लीज वो दे रहे हैं
वो लीज होल्डर को उसको बाकायदा तौर पे काम करने दिया जाए और उसे आज़ादी से काम करने दिया जाए कि जो इलाका उसे अलॉट किया जाता है उसी इलाके में वो काम करे और उसी से वो जो सोना है वो निकाल ले। तो इससे न सिर्फ ये कि लीज होल्डर को भी फायदा होगा, मकामी आबादी भी उससे मुस्तफीद होगी और हुकूमत को भी अरबों रुपए का मुनाफा हासिल होगा। लेकिन जो ये जानती है कि उसको अरबों रुपए का मुनाफा हासिल होगा, तो फिर अब तक हुकूमत क्या कर रही है? क्यों इतनी खामोश तमाशाई बनी हुई है? कुछ अमली काम क्यों नहीं कर रही? यही तो मसला है। अभी तक सिर्फ 4 ब्लॉक जो हैं वो लीज पे दी जा सके हैं और वो उस लीज से ये अंदाजा हो गया है कि इस पे कितना मुनाफा हुकूमत के पास आ सकता है। अब मजीद जो ब्लॉक्स हैं उससे लीज पर देने की तैयारी हो रही है, लेकिन जिस तरह मैं अर्ज कर चुका हूं कि चूंकि इसमें माफिया इन्वॉल्व है, उस माफिया को उसका असर रसूख खत्म करना हुकूमत के लिए भी इतना ज्यादा आसान नहीं है। अब ये भी कहा जाता है कि इसमें किसी जमाने में यहाँ गैर मुल्की भी आते थे जो यहाँ से सोना वो करके मकामी जो लोग थे उनकी मदद से ये वो करते थे और बाज़ औक़ात तो वो मकामी इंतजामिया को भी लुक़मा दे देते थे कि चूंकि महकमा मादनियात की जानिब से उनको ये लीज दी जा चुकी है इसलिए इस पर काम कर रहे हैं, हालांकि इसमें कोई हकीकत नहीं थी। वो बिल्कुल गैर कानूनी कारोबार था। अब सिर्फ 4 ब्लॉक्स पे कानूनी कारोबार हो रहा है और 4 ब्लॉक्स के अलावा दीगर जितनी भी ब्लॉक्स हैं उस सब में गैर कानूनी काम जारी है और ये सिलसिला यानी कि मुमताज देखा जाए तो मुकामी अफराद से भी ज्यादा वो माफिया खतरनाक है और वो हुकूमत की राह में रुकावट सबसे ज्यादा वो माफिया है। जी बिल्कुल फरजाना, जब कोई शख्स करोड़ों रुपए जो है वो वहां पे इन्वेस्ट करता है और वो ये सोचता है कि जब करोड़ों इन्वेस्ट करेगा तो जाहिर है अरबों रुपए कमाएगा, तो जाहिर है वो तो फिर एक हरबा अपनाएगा, वो तो किसी को वहां पे आने नहीं देगा और वो उस माफिया का मुकाबला करना जाहिर है फिर वो लीज होल्डर्स के लिए करना जो कानूनी तरीके से वो लीज हासिल करते हैं उनके लिए इतना आसान नहीं है। जब तक कि मकामी जो आबादी है वो उनके साथ ताउन ना करे, जब तक पुलिस ताउन ना करे, जब तक देखा जाए तो सोना एक कीमती धात है और हुकूमत इससे अच्छा खासा सरमाया जनरेट कर सकती है। अगर वहां के मुकामी लोग सोर्सेज ना होने के बावजूद भी वहां से सोना निकाल सकते हैं तो हुकूमत क्यों नहीं निकाल सकती? हुकूमत वहां से रेवेन्यू क्यों नहीं जनरेट कर सकती? इसके लिए हुकूमत को एक ठोस लाया अमल इख्तियार करना पड़ेगा ताकि एक अच्छा खासा रेवेन्यू भी जनरेट हो। बात करेंगे टैक्स चोरी के हवाले से। वैसे तो इस हवाले से हम मुतअद्दिद बार बहुत से प्रोग्राम कर चुके हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि टैक्स चोरी एक संगीन जुर्म है जिसकी वजह से जहां एक तरफ मुल्क की मईशत कमज़ोर होती है तो दूसरी जानिब डगमगाती मईशत को मुस्तहकम करने के लिए IMF और आलमी बैंकों से कर्जा भी लेना पड़ता है। कर्जों से बराह रास्त आम आवाम और टैक्स दहिंदगान मुतासिर होते हैं। टैक्स चोर कौमी मुजरिम की हैसियत रखते हैं जिनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। हुकूमत की जानिब से टैक्स चोरों को पकड़ने के लिए नया ऑर्डिनेंस तैयार किया जा रहा है। ऑर्डिनेंस तो नया है लेकिन तरीकाकार वही पुराना है। इस ऑर्डिनेंस की मजीद तफसीलात बताने के लिए इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ हैं रियाजुल हक। ये बताइएगा कि ये जो नया ऑर्डिनेंस आ रहा है इसके बुनियादी खदोखाल क्या हैं? देखें, टैक्स कलेक्शन के हवाले से हुकूमत हमेशा परेशान रही है। इस मुल्क का निज़ाम ज़ाहिर है जो चलता है, हुकूमती मशीनरी चलती है। हमारे सामने जो सर्विसेज सिक्योरिटी के हवाले से पुलिस और ये फ़ौज और ये सारे इदारे, टैक्स कलेक्शन होगी तो ये सिस्टम चलेगा, ये इदारे चलेंगे। तो हर हुकूमत के लिए टैक्स कलेक्शन जो है एक बहुत बड़ा मसला रहा है और इस दफ़ा भी 1003 अरब रुपए के टैक्स का जो टारगेट था वो अच्छा खासा उसमें शॉर्टफॉल है और अभी जो है वो तैयारी हुकूमत कर रही है कि जनाब टैक्स कलेक्शन के लिए मज़ीद जो है मामला सख्त किए जाएँ। तो उसके लिए उन्होंने एक ऑर्डिनेंस तैयार किया है और ऑर्डिनेंस जो है वो अगले हफ्ते जो काबीना का इजलास होगा गालिबन उसमें पेश कर दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने उसूली तौर पर तो उसकी मंजूरी दे दी है। उसके जो बुनियादी खदूखाल हैं वो बड़े दिलचस्प हैं, जिसमें सबसे पहला और बुनियादी ये है कि फाइलर और नॉन फाइलर वाला जो नुक्ता है वो ख़त्म कर दिया गया है। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने क्या किया है कि जी उसका नाम रख दिया है लेजिटिमेट या इललेजिटिमेट, जायज़ या नाजायज़, या रख दिया रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड। तो आपने कान पहले उधर से पकड़ा था, उधर से पकड़ लिया। पहले आप कहते थे कि आप पहले से कहते थे कि ये रॉन्ग है, अब आप कहते हैं कि जी इनकरेक्ट है। तो वही बात है, इसमें तो दोनों अल्फाज का एक ही मतलब है। तो आपने अगर उन लोगों को जो टैक्स फाइल नहीं करते या टैक्स रजिस्ट्री में नहीं है उनको आप अनरजिस्टर्ड कह रहे हैं, पहले आप नॉन फाइलर कहते थे। तो ये पहली बुनियादी एक कैटेगरी जो है ऑर्डिनेंस के आगाज़ में उन्होंने इस तरह का ऑर्डिनेंस जो है उसमें ये अल्फाज है कि जी अनरजिस्टर्ड लोग हैं और उनके खिलाफ हम ये कार्रवाइयाँ करेंगे, यानी दूसरे मानों में नॉन फाइलर्स के खिलाफ।
15 से 17 सफ़ों का ज़ाहिर तफसीली एक ऑर्डिनेंस है जिसमें हुकूमत अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रही है कि जनाब हम बड़ा कमाल करने जाने, पहले हम उसके खदुखाल डिस्कस कर लें। सबसे पहले इन्होंने कहा कि जो बंदा कोई भी पाकिस्तानी जो शहरी है वो टैक्स जो है वो फाइल नहीं करेगा, रिटर्न फाइल नहीं करेगा, नॉन फाइलर होगा, वो गाड़ी नहीं खरीद सकेगा। ठीक है। गाड़ी अपने नाम नहीं कर सकेगा, गाड़ी किसी और को नहीं फरोख्त कर सकेगा, और इसके हवाले से जितने भी कारोबार इससे रिलेटेड वो नहीं कर सकेगा। ज़मीन की खरीदो फरोख्त, दुकान की खरीदो फरोख्त, या इसे कहते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी वो जो मूव नहीं हो सकती, कैश और दूसरी चीज़ें मूव हो सकती हैं। तो ये जो है इमूवेबल जो प्रॉपर्टी है वो जो है नहीं जा सकेगी कहीं पे, और जब तक आप वो रजिस्टर्ड नहीं अपने आप को करते, आपको रिटर्न अपने फाइल नहीं करते। इसके साथ साथ बैंक अकाउंट जो है वो आप नहीं खोल सकते अगर आप जो है वो FBR के साथ रजिस्टर्ड नहीं है या आप फाइलर नहीं है दूसरे मानों में। और इसके साथ साथ अगर आपका बैंक अकाउंट है और आपके बैंक अकाउंट में अच्छे खासे मुनासिब पैसे हैं, तो आपका जो बैंक है वो आपका डेटा FBR को देगा, और FBR जो है आगे जाकर आपके खिलाफ बाकायदा तौर पे एक्शन लेगा। और इस तरह की जो है ना 4, 5, 6 और ये बुनियादी अहम नुकात हैं जिसको लेकर रियाज ये नुकात तो हमारे सामने आ गए हैं, लेकिन इस नए ऑर्डिनेंस को लाने के बाद तो बज़ाहिर तो यही हमें समझ आ रही है कि हुकूमत टैक्स वसूलियों में नाकाम हो चुकी है और अपनी नाकामी का इतराफ इस सूरत में कर रही है कि वो एक नया ऑर्डिनेंस ला रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि आज जो है हफ्ते का दिन है, ज़ाहिर महीना ख़त्म हो गया। नवंबर तक इनका टारगेट था कि इन्होंने तकरीबन जो है 182 अरब रुपए के करीब जो है वो शॉर्टफॉल आ रहा है। अच्छा। और कुल मिला के देखा जाए तो 4 माह के अंदर, जब से जुलाई से आप अब तक 350 अरब रुपए का जो खसारा है वो नवंबर तक का जो खसारा है वो FBR जो है वो कर रहा है। अब ये खसारा है, यानी 350 अरब रुपए उनके पास आने चाहिए थे, वो नहीं आए। और अब इसके बदले में क्या होगा? इसके बदले में अब ये होगा कि नए टैक्स लगाए जाएंगे इस ऑर्डिनेंस के जरिए। वजह है रियाज के FBR हर मरतबा टैक्स वसूलियों में हदफ हासिल करने में नाकाम ही दिखाई देती है, जबकि हर बार कोई ना कोई नई एक पॉलिसी सामने लाई जाती है, लेकिन आज तक हमने देखा है कि कभी भी वो अपना हदफ हासिल नहीं कर सके हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, और ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि इन्होंने दूध के डब्बों पे, इन्होंने खुराक की जितनी चीज़ें हैं, बेकरी की जितनी चीज़ें हैं, 18% जो है वो बेकरी के आइटम्स पे, बंस पे, स्टेशनरी के आइटम्स पे, अद्वियात पे इन्होंने टैक्स लगाए। और जो वाइट कॉलर जॉब्स हैं, मैं और आप जो नौकरियां कर रहे हैं, हमारी तनख्वाहों से जो है उन्होंने टैक्स काट लिए। लेकिन जो सबसे बड़ा हाथ बुनियादी तौर पर डालना चाहिए वो ताजरों पर डालना चाहिए, लेकिन ये हुकूमत समझती है कि ताजर उनका वोटर है, लिहाजा उनको डिस्टर्ब नहीं करना। तो वो जनाब 10-10 हज़ार रुपये का सालाना टैक्स दे रहे हैं, और दिन में 15, 20, 25 लाख तक की उनकी सेल्स होती हैं। ये मैं दरमियाने कारोबार वालों की बात कर रहा हूँ। बड़े कारोबार और जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो तो नामी गिरामी जो है वो टैक्स देते हैं और उन पे कोई हाथ भी नहीं डालता। तो हुकूमत 48,000 से ज्यादा कंपनीज हैं, हम जैसे तो मामूली लोग हैं जो टैक्स दे रहे हैं, जबकि 48,000 से ज्यादा कंपनीज हैं जो कि टैक्स ही नहीं देती हैं। उस वक्त FBR कहाँ जाता है? बिल्कुल ऐसी ही है। 84,000 फर्म्स जो हैं वो FBR के साथ रजिस्टर्ड हैं, जिनमें से 48,000 ने सिफर टैक्स जो है वो रिटर्न शो किया है। आप इससे अंदाज़ा लगाएं इनकी संजीदगी का कि ये 84,000 कंपनी जो है रजिस्टर्ड हैं और 40,000 से जो जायद हैं उन्होंने शो किया है कि उनके पास कुछ भी नहीं किया उन्होंने। तो सिफर आप जो है टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल कर रहे हैं। तो इतनी खामोशी से कैसे मुत्तफिक हो जाते हैं उनके इस बयान के ऊपर कि जी हमने तो कुछ भी जो है नहीं कमाया, कुछ भी अर्न नहीं किया हमने? असल में बदकिस्मती ये है कि यहाँ पे जो सिस्टम FBR ने इन प्लेस किया है, अभी हाल ही में FBR ने क्या किया, चंद माह पहले नए FBR चेयरमैन आ गया और इन्होंने कहा जितने भी टैक्स कलेक्ट करने वाले यानी टैक्स ऑफिसर्स हैं 1300 सीसी जो गाड़ियाँ उनको दी जाएंगी। 1300 सीसी गाड़ी 22 ग्रेड के अफसर को दी जाती है। तो ये 16 और 17 ग्रेड के अफसर को 17-18 ग्रेड के अफसर को जनाब ये दे रहे हैं 1300 सीसी गाड़ियाँ। फिर इन्होंने कहा 4 महीने की जो बोनस है, 4 माह का जो बोनस है वो
इनको दिया जाएगा, इसके साथ साथ और जो सहूलियात है वो इनको दी जाएंगी। उसके बावजूद जो है तकरीबन जो है वो 182 अरब का जो शॉर्टफॉल है वो आया है। और FBR जो IMF जो है वो फरवरी के आखिर में या मार्च के शुरू में आ जाएगा और उन्होंने फिर आपको नया हुक्म सादर कर देने के जनाब नया मिनी बजट आप लाएं, क्योंकि आपसे तो नहीं हो रहा। फ्लाइंग इन्वॉइसेस यानी फेक इन्वॉइसेस हैं और टैक्स रिफंड्स की जो इन्वॉइसेस हैं वो उसके तहत जो है हुकूमत को सालाना तौर पे जो है वो 3400 अरब रुपए का जो है वो नुकसान होता है और कंपनीज वो कर रही हैं। वो कहती हैं जनाब हमारा इतना हमने सेल्स सारा कुछ सामने आ जाता है, उस खला को फिर कैसे पूरा करती है हुकूमत? और उसको ऐसे ही पुर करेगी जनाब, मेरी और आपकी जेब से जो है वो पैसे लिए जाएंगे और हमारी जेब खाली हो गई है, हमारे पास कुछ नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। अभी हाल ही में जो है कंपनी से उन्होंने सर्वे किया कि इस महीने, ये जो महीना जा रहा है नवंबर का, इसमें आपने कितनी सेविंग की, 15 से 20, 25 से 30 या सिफर की। तो कोई 70 से 80% लोगों ने जो है वो सिफर चूज़ किया कि हमने सिफर सेविंग्स की हैं। इस वक्त जो है वो मिडिल और इवन अपर मिडिल जो है, जो अपने आप को समझ रही थी कि वो अपर मिडिल और ऊपर के एलीट के क्लास में जा रही है 2-3 साल पहले तक, वो लोअर मिडिल के टियर में जो आ चुके हैं और मुसलसल जो है वो सेविंग्स, क्या अब तो डे टू डे अफेयर्स को संभालना मुश्किल हो गया है। अब तो जो आटा, चीनी और बिजली के बिल और दूसरे जो बिल हैं उसको ही पूरा कर लें तो बड़ी बात समझी जाती है। तो इस वक्त इंतहाई जो है वो तबाही जो है वो मच चुकी है। FBR जो है अब वो अफसरों को गाड़ियां दे रही, सारा कुछ हो गया, इनसे हो नहीं पा रहा। अब ये नया ऑर्डिनेंस आ रहा है, इसके तहत क्या होता है, अभी तो ये भी बात चल रही है कि जो सेक्रेटरी फाइनेंस हैं वो बनना चाहते हैं चेयरमैन FBR, और चेयरमैन FBR जो हैं वो लंगड़ियाल साहब वो बनना चाहते हैं सेक्रेटरी फाइनेंस। लेकिन दोनों जो है वो नहीं बन सकेंगे क्योंकि जो सेक्रेटरी फाइनेंस हैं इमदादुल्लाह बोसाल साहब, उनके नाम पे कई हवालों से क्वार्टर से क्रॉस लग चुका है, तो वो शायद वहां ना आ सकें। तो ये बड़ी अजीब व गरीब बात है कि यहाँ पे एक तरफ टैक्स कलेक्शन में हमारे यहाँ ये हो रहा है कि प्राइम मिनिस्टर ने अपना पसंदीदा सीनियर जो ब्यूरोक्रेट था उसको चेयरमैन FBR लगाया, और अब हालात ये हैं कि टैक्स जो शॉर्टफॉल है वो आपसे बढ़ता जा रहा है और आप जो है आप मतलब आपसे टैक्स कलेक्शन नहीं हो रही, आप मजीद जो है टैक्स पेयर जो है वो आम जो वाइट मईशतदान इस ऑर्डिनेंस को कैसे देख रहे हैं, उनका क्या कहना है इस नए ऑर्डिनेंस के हवाले से? जी उनसे जब मैंने डिस्कशन की कुछ लोगों से जो इकोनॉमी उन चीज़ों को पढ़ते हैं, उन्होंने कहा कि आप जब तक रिफॉर्म्स नहीं लाएंगे, आप जो है ये मुहावरा है कि गोंगलुओं से मट्टी जो है वो झाड़ेंगे, इस ऑर्डिनेंस से कुछ नहीं होगा। हमेशा से होता आप इससे पहले नॉन फाइलर और फाइलर, हाँ जी, वो फाइलर और नॉन फाइलर आप खेलते रहे हैं जब तक, और आप अब भी खेलते रहेंगे, इससे कुछ नहीं होगा। रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड आप मतलब मैंने जैसे कहा कि 83,000 के 80,000 के करीब जो फर्म्स हैं वो रजिस्टर्ड हैं, 40,000 से जायद ने सिफर जो है वो टैक्स जमा करवाया है, और इसके अलावा सालाना 780 से 800 अरब रुपए के करीब आपको जो है वो टैक्स रिफंड्स में आपके साथ धोखा होता है। और बाकायदा तौर पे आपके लोग भी इसमें शामिल हैं, मुबैना तौर पे कहा जाता है कि FBR के लोग ही हैं जो रिटायर्ड होते हैं, कुछ सर्विंग भी हैं, वो उन कंपनीज के साथ उनके पे रोल पे होते हैं, उनको गाइड करते हैं कि आपके जो लूप होल्स हैं ये लूप होल्स हैं, यहाँ से आप ना सिर्फ ये 48,000 कंपनीज, बल्कि आपने जो तफसीलात हमारे साथ शेयर की उसके मुताबिक 5% अमीर तरीन अफराद जो हैं वो 1.3 खरब के टैक्स ना दहिंदा हैं। तो क्या ये टैक्स सिर्फ मेरी या आपकी जेबों में से ही निकलना है? ये लोग क्यों नहीं टैक्स देंगे? बिल्कुल ऐसे ही है, और आप हैरान होंगे कि इसके साथ साथ जो 37 लाख गैर तनख्वाहदार तबका है जो रजिस्टर्ड FBR के साथ, उनमें से 23 लाख अफराद ने 37 लाख तनख्वाहदार जो गैर तनख्वाहदार तबका है, उनमें से 23 लाख अफराद ने 2023 में सिफर टैक्स रिटर्न शो किया है। सिफर टैक्स रिटर्न। अब इससे अंदाजा लगाएं कि कितनी ज़्यादा ब्लेटेंट चीटिंग हो रही है। हामिद अतीक सरवर जो मुख्तलिफ स्टैंडिंग कमेटीज़ में भी आते रहते हैं, FBR के मेंबर ऑपरेशंस हैं, उन्होंने बताया कि जनाब सिर्फ हम अगर अपने जो टैक्स के मयर्स हैं, टैक्स के लिए जो इक़दामात उठाए जाते हैं उनको मजीद सख्त किया जाए, ट्रेडर्स पे अगर हाथ डालें तो 1 खरब की टैक्स कलेक्शन हो सकती है। साल के 4 बोनस या 5 बोनस जो उनका एक हदफ होता है उसको तो कभी भी वो अचीव नहीं कर पाएंगे। 1
गरीब से वो कितना टैक्स वसूल कर लेंगे? ना तो उसकी इतनी प्रॉपर्टी है कि उसके ऊपर इतने बड़े वो मार्जिन के साथ वो टैक्स लगाएं ताकि वो टैक्स उनको हासिल हो और वो दोबारा से हुकूमत का एक जो पहिया वो चलता रहे, जब तक वो अमीर के ऊपर हाथ नहीं डालेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। एफबीआर का जो डेटा है उसके मुताबिक हमारी जो इकॉनमी है उसमें जो डेफिसिट आ रहा है, जो शॉर्टफॉल आ रहा है, वो तकरीबन 5.9 बिलियन ट्रिलियन का 5.9 ट्रिलियन का हमारे पास टैक्स जो है वो गैप आ रहा है। यानी वो टैक्स हम मार्केट से कलेक्ट कर सकते हैं। आप दूसरी हैरानकुन बात है कि सिर्फ सेल टैक्स की मद में 3.4 अरब रुपया इकट्ठा किया जाना चाहिए, लेकिन वो एफबीआर नहीं इकट्ठा कर पा रहा। अब ये वो चीज़ें जो इनको पता है कि मैंने ये 10 दुकानदार हैं, इनसे इन्होंने मुझसे चीज़ें ली हैं, तो इनको मैंने जो है इनसे मैंने इन खातेदारों से मैंने पैसे लेने हैं। मेरे पास ये रिकॉर्ड मौजूद है, लेकिन मैं इतना कमज़ोर हूँ सियासी तौर पे और पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेटिक हमारे यहाँ इतने मसाइल हैं, मैं सियासी इतने दबाव में हूँ, असर रसूख इतना ज़्यादा है कि मैं उन खातादारों से, इन दुकानदारों पे हाथ नहीं डाल पा रहा, क्योंकि वो जो खातादार दुकानदार हैं वो बड़े बड़े सियासतदानों के करीब हैं। उनके प्रोग्राम्स को, उनकी शादियों को, उनके बड़े बड़े मामलात को जो है वो पकड़ते हैं, उनको हैंडल करते हैं, उनको फंड करते हैं। लिहाजा मैं उन पे जितना भी हाथ डालना चाहूँ तो उनके जो कनेक्शंस हैं वो बड़े बड़े सियासतदानों के साथ हैं, जो हुकूमत के अंदर है, वो सिस्टम के अंदर है, वो इदारों के अंदर हैं, वो उनको बैक करते हैं, वो उनको सपोर्ट करते हैं। लिहाजा वो 5.9 अरब में से जो 3.4 अरब रुपए की जो सेल टैक्स है वो कलेक्शन नहीं हो पा रही। इसी तरह कंपनीज की बात आपने देख ली और तनख्वाहदार तबके की आपने देख ली। 5% जो अमीर तरीन अफराद हैं 1.3 खरब रुपया वाजिबुल अदा है उन्होंने टैक्स में देना है, वो नहीं दे पा रहे। तो ये सारा जो है ऑर्डिनेंस जो है, इसके साथ समरी के साथ ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगे हुए हैं और प्राइम मिनिस्टर ने उसकी मंजूरी भी दे दी है। उसमें अब कैबिनेट से इसकी मंजूरी होनी है। लेकिन मसला ये है कि वही है कि जो मईशतदानों से, दूसरे लोगों से आप डिस्कस करते हैं, वो यही बात है कि जनाब हर दफ़ा फेलियर आ रहा है। IMF आपको दोबारा अब ये कहे कि मिनी बजट आएगा तो फिर मुझ पे और आप पे, गरीब आदमी जो तनख्वाहदार तबका है उस पर मजीद दबाव डाला जाएगा। तो फाइनेंस मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कह चुके हैं। अभी इस्लामाबाद लिटरेचर फेस्टिवल था, उसमें उन्होंने कहा कि आप हुकूमत को बताएं। औरंगजेब साहब ने कहा, आप क्वेश्चन आर था, उन्होंने कहा आप हुकूमत को बताएं कि आप हमसे मजीद टैक्स ना लें। तो मतलब अब जाहिर है वो भी किसी के नुमाइंदे हैं, हुकूमत के लाए हुए तो नहीं, वो किसी के लाए हुए हैं। टैक्स ना लें, हम जैसे गरीबों से लें और फिर अपने दाव पूरे करें। नाजरीन, जब तक हुकूमत इस हकीकत से पर्दापोशी इख्तियार करती रहेगी वो अपने अहदाफ कभी भी हासिल नहीं कर सकेगी। आप जितने मर्जी ऑर्डिनेंस लेकर सामने आ जाएं, लेकिन तरीकाकार वही रहेगा तो वो तरीकाकार कभी भी मौसर साबित नहीं होगा। आज के प्रोग्राम से बस इतना ही। अपनी ढेर सारी दुआओं में हमें याद रखिएगा। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।